हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एनिमल हिस्टोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये अनदर टॉपिक है आपके बायोलॉजी का और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एनिमल हिस्टोलॉजी। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि एनिमल हिस्टोलॉजी होती क्या है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्लांट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि हिस्टोलॉजी बोलते हैं अपन स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर किसी टिश्यू की अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो अभी अपन एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अपन ने प्लांट हिस्टोलॉजी भी कवर करी है, जिसके अंदर जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो अपन कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, प्लांट अगर हिस्टोलॉजी से और कंपेयर करी जाए अगर एनिमल हिस्टोलॉजी के बीच में, तो एनिमल हिस्टोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द प्लांट हिस्टोलॉजी। ओके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्लांट हिस्टोलॉजी के कंपेयर में। ओके, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो अगर आप प्लांट हिस्टोलॉजी को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन एनिमल हिस्टोलॉजी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जैसे कि एक बॉडी ऑफ एनिमल इज फाउंड बाय सेवरल काइंड्स ऑफ सेल, जैसे कि एक अपनी ह्यूमन बॉडी कई डिफरेंट सेल से बनती है, वैसे ही एक एनिमल की बॉडी भी कई डिफरेंट सेल से बनती है। देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 200 तरीके के डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और ये सभी किसी ना किसी तरीके से अरेंज होते हैं और अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जब ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, ओके, तब अपन उसको बोलते हैं टिश्यू। यानी कि कई सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का बनाएंगे और ऑर्गन अपने फंक्शंस करेगा, जिससे कोई भी बॉडी या ह्यूमन बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। ओके, तो सब ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन ने कहा टिश्यू, और टिश्यू सीक्रेट करते हैं कुछ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल्स। ठीक है, दस अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन और फंक्शंस अलोंग विद द इंटरसेलुलर मटेरियल। तो टिश्यू क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन गए हैं और कुछ सिमिलर ओरिजिन होगा उनका और कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड उनका फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म करेंगे विद द इंटरसेलुलर मटेरियल। इंटरसेलुलर मटेरियल यानी कि जो सेल के अंदर जो एक दूसरे सेल के अंदर जो मटेरियल बन रहा है या पास ऑन हो रहा है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करती है स्टडी ऑफ टिश्यू को, वो बोलते हैं अपन उसको हिस्टोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टिश्यू टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया था बिचट ने, जिसको बोलते हैं अपन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बिचट का नाम ध्यान रखना है, जिन्होंने टिश्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया था। मेयर वो पर्सन है जिन्होंने कॉइन किया था टर्म हिस्टोलॉजी, और फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है मार्सेलो मेलपिंगी को, मार्सेलो मेलपिंगी। ओके, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है बिचट वो पर्सन है, और अगर फाउंडर की बात करी जा रही है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो दोनों अलग पर्सन है, इसीलिए मार्सेलो यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है। हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अगर हिस्टोलॉजिकली स्टडी करें किसी ऑर्गन की तो अपन उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, और मार्सेलो वही पर्सन है जिनको भी अनादर कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो यानी कि फाउंडर भी हिस्टोलॉजी के और फादर किसके, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के कौन हुए, मार्सेलो हुए। ओके, तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों अलग अलग करके। और हेटविंग वो पर्सन थे जिन्होंने मेसोडर्मियल टिश्यू का नाम रखा। हेटविंग इंट्रोड्यूस द टर्म मेसोचाइमा फॉर मेसोडर्मल टिश्यू, और द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम द जर्मिनल लेयर इज कॉल्ड द हिस्टोजेनेसिस। तो जब फॉर्मेशन होता है टिश्यू का जर्मिनल लेयर से, तब अपन उसको बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। अब देखते हैं फ्रेंड्स टिश्यू के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल हैविंग ए सिमिलर ओरिजिन और स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ, वही जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ सेल को अपन जिनका सेम ओरिजिन होगा, स्पेशलाइज्ड होंगे किसी फंक्शन में, अपन उसको बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि इपिथेलियल, कनेक्टिंग, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ओके, चारों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली इपिथेलियल जो टिश्यू है, इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये वर्ड्स आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये क्या होते हैं। ओके, तो ये 3 लेयर्स होती हैं एक्चुअली। ये एक्चुअली क्या 3 लेयर्स होती हैं। ओके, किसका, एम्ब्रो का। एम्ब्रो कब होता है, जब फर्टिलाइज ओवम बनता है 2 mm का, थोड़ा सा जब बच्चा होता है बिल्कुल छोटा सा, जब 2 mm का सेल होता है वो, तब अपन उसको एम्ब्रो बोलते हैं। ओके, जब बिल्कुल 1 या 2 दिन ही हुए होते हैं जब किसी फर्टिलाइजेशन को, तो अपन उसको एम्ब्रो बोलते हैं। और एम्ब्रो 3 लेयर होती है इसकी। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट को। उसके बाद में मिडिल वन को मेसोडर्म और इनर वन को एंडोडर्म। ओके, इनर वन को एंडोडर्म।
तो इस तरीके से ये क्लासीफाई होते हैं। इसका काम क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना, अब्जॉर्प्शन करना, ओके, सेक्रेशन और रिप्रोडक्शन। तो ये सारे जो फंक्शंस है प्रोटेक्शन के, अब्जॉर्व करने के, सिक्रेशन के, एक्सक्रीशन के, रिप्रोडक्शन के, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, नाम से आपको पता लग रहा है मस्कुलर, और मिडिल है मेसोडर्म से ओरिजिन है। मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड लोकोमोशन, तो यानी कि मस्कुलर है तो मसल से रिलेटेड है, यानी कि मूवमेंट कराने के काम आएगा। फिर कनेक्टिंग टिश्यूज, कनेक्टिंग नाम से पता लग रहा है कनेक्ट करने के काम कर आ रहा है, सपोर्ट करने के काम आ रहा है, अटैच करने के काम आ रहा है, ये भी मेसोडर्म से है। और अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट, ये कनेक्टिंग का काम है। दो चीज़ें कनेक्ट होगी तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कनेक्टिंग टिश्यू का। नर्वस टिश्यूज, एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन है, और ये क्या करेगा, पूरे नर्व्स जो अपने इम्पल्स है उनका कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, ओके, ये सभी नर्वस टिश्यू करेगा। तो आपको इसका ओरिजिन जो पार्ट है ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे बताया है। अदरवाइज आपके उसके फंक्शंस और साथ में इनके नाम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यू देखिए क्या होता है, ये एक या एक से ज़्यादा सेल से बनता है और बॉडी के सरफेस को कवर करता है, ठीक है, और कई सारी इसमें कैविटीज़ भी होती है। अब इसी की वजह से ये सीक्रेशन कर पाता है, कैविटी होने की वजह से ही। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, सीक्रेशन करेगा, एक्सक्रीशन फंक्शन करेगा। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था नाम, रोल्स ने। ओके, कई तरीके के एपिथेलियन होते हैं, जैसे कि सिंपल स्क्वैमोस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ठीक है। जैसे सिंपल एपिथेलियम, इट इज ए सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड बेसिकली फाउंड बाय सिंगल लेयर सेल। सिंगल लेयर सेल से ये सिंपल एपिथेलियम बनेगा जब सिंगल लेयर सेल होगी। अब इसी के बाद में सिंपल क्या हो गया, इक्वामोस हो गया। इक्वामोस कैसा है, यहाँ पे क्या होगी, एक लेयर होगी, फ्लैट होगी लेकिन सेल की तरह से, और पॉलीगोनल सेल्स होंगे विच आर क्लोजली फिटेड टुगेदर होंगे, ठीक है। और इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि पेवमेंट का मतलब होता है रोड, तो रोड जैसी होती है ये, इसीलिए इसको सिंपल इक्वामोस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए पेवमेंट एपिथेलियम कौन सी होती है और 4 नाम दे देंगे अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू के, तो आपको स्क्वामोस ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद में क्यूबॉइडल जो कि क्यूब की शेप की होगी, उसके बाद में कॉलमनर जो कि कॉलमनर की होगी, और सिलिएटेड, ओके। तो ये 4 तरीके के मैंने आपको एपिथेलियम बताए, ओके। सिंपल के अंदर आ गया इक्वामोस, और उसके बाद में 3 तरीके के और हैं, ठीक है। तो इक्वामोस हो गया, फिर क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर, और उसके बाद में सिलिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिया वर्ड भी बहुत आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, सीलिया, माइक्रोविली, ओके। सीलिया, माइक्रोविली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के टेल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ओके। माइक्रोविली भी क्या है, एक सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया का, इसमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ओके। अब देखिए एपिथेलिया को अगर अपन देखें चार्ट के फॉर्म में, टैक्सोनॉमी के तौर पे, तो देखिए बहुत डिफरेंट तरीके के यहाँ पे है चीज़ें हैं, लेकिन इतने डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, नहीं काम आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये रेफरेंस के तौर पे चार्ट दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे सिंपल है, सिंपल में क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ओके। और यहाँ पे दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में 1 थिक सेल होता है, कंपाउंड में कई डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू या फिर यानी कि मसल टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि मसल्स होती है जिसके अंदर एनिमल बॉडीज के अंदर मसल से ही मसल टिश्यू बना है, ठीक है। इनको मायोसाइट्स भी बोलते हैं। द सेल ऑफ द मसल टिश्यू आर कॉल्ड मायोसाइट्स। तो स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डिक मसल्स होती हैं, ओके। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का काम करेगा, बाकी सभी टिश्यूज के साथ में काम करेगा, ठीक है। और सेलुलर एलिमेंट इज यूजुअली स्कैंटी। फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल, न्यूट्रिटिव, डिफेंसिव। फंक्शन इसका ये है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल काम करना में हेल्प करना, डिफेंसिव होना। इट इज़ ए टिश्यू मेड अप ऑफ मैट्रिक्स से बना होता है, और एंड लिविंग सेल्स दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट डिफरेंट टिश्यूज। कनेक्टिंग टिश्यूज आर कॉल्ड मेसेंचाइमा बाय हार्वर्ड्स, ओके। हार्वर्ड्स ने कनेक्टिव टिश्यूज को नाम दिया मेसेंचाइम। तो ये देखिए आपके बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बोन है, कार्टिलेज हुए, ब्लड हुआ, ठीक है, तो लूज कनेक्टिंग टिश्यूज हैं इसके बीच में, तो ये सभी मसल्स के अंदर है। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ का देखिए यहाँ पे कई तरीके के डिफरेंट पार्ट्स है। स्केलेटन मैंने आपको बताया, वस्कुलर बताया, ओके। स्केलेटन में कार्टिलेज अलग होती है, बोन्स अलग होती है, तो डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। द सेल ऑफ नर्वस टिश्यूज आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग स्टिमुली एंड ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। तो नर्वस सेल्स यानी कि जो न्यूरॉन्स का काम यही होता है, ट्रांसमिट करना मैसेज को, ओके, पास ऑन करना, तो यही नर्वस टिश्यू का काम है। नर्वस टिश्यू में देखिए न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोलजिया सेल्स,
ओके, और भी कई तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत और भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है ब्लड से रिलेटेड, यानी कि बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं, वो भी अपन इसके अंदर कवर अप करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी एक सेल्स का ही पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पार्ट में से। सबसे पहले देखिए, बोन मैरो होती क्या है। बोन मैरो के स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सॉफ्ट डिफ्यूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसका नाम होता है माइलॉन टिश्यू। माइलॉन टिश्यू उसका नाम है। तो अगर पेपर में आया अगर माइलॉन टिश्यू, ओके, कौन सा टिश्यू है, तो आपको ध्यान रखना है कनेक्टिंग टिश्यू है और बोन मैरो इसके अंदर होता है। ओके, इट टेक्स पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, हैंस नोन एज द हेमियोपोएटिक टिश्यू। और ये किस काम में आता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने के काम में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको हेमियोपोएटिक टिश्यू भी कहा जाता है। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कई चीज़ें, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दैट इज एडिपोज टिश्यू, एरोलोरस टिश्यू और साथ में ब्लड। ठीक है, एडिपोज टिश्यू भी है, एरोलोर टिश्यू भी है और ब्लड भी है। कौन सा, बोन मैरो। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बोन मैरो की, वो है देखिए, एक तो रेड बोन मैरो होती है और एक येलो बोन मैरो होती है। तो देखिए यहाँ पे आपके बोन मैरो, एक जो लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी के अंदर, वहाँ पे बोन मैरो टिश्यू होता है। तो अब ये देखिए लॉन्ग बोन है, यहाँ पे ब्लड रेड बोन मैरो है। ओके, रेड बोन मैरो में क्या स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स के अंदर 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही 3 चीज़ें होती है किसी भी ब्लड के अंदर। ये 4 चीज़ें होती है, प्लाज्मा और आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब चारों चीज़ें किसके अंदर होती है, एक ब्लड के अंदर होती है, जो कि बोन मैरो में बनता है। अब इसमें एक रेड बोन मैरो होता है जिसका कलर रेड होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है प्रेजेंस की यहाँ पे इसके अंदर। और इसकी जो लाइफ स्पैन, जब शुरू में बच्चा होता है तब ये प्रेजेंट होती है एंटायर स्केलेटन के अंदर। लेकिन जब 5 साल बाद में रेड बोन मैरो है वो रिप्लेस हो जाती है येलो बोन मैरो से। और 20 से 25 साल की एज में रेड बोन मैरो कुछ ही पार्ट्स में अवेलेबल रह पाती है, जैसे कि रिब्स में, स्टर्नम में। ओके, स्टर्नम क्या होती है, ब्रेस्ट बोन होती है, जो कि आपकी जो नेकलेस की शेप की होती है। ओके, उसके बाद में क्लैविकल्स यानी कि कॉलर बोन, वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी है, स्कूपुला। ठीक है, स्कूपुला क्या होता है, शोल्डर बोन होती है, पेल्विस जो कि आपके थाई और एब्डोमेन के बीच में है, और साथ में ह्यूमरस और फेमur। ओके, ये कौन सी, ये भी लॉन्ग बोन होती है, एपीफिजिक्स भी क्या होती है, राउंडेड एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन का जो राउंडेड एंड होता है, जैसे कि ये, ओके, राउंडेड एंड जो होता है उसको अपन एपीफिजिक्स बोलते हैं। किसकी, फेमur की और ह्यूमरस की। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स क्या करती है, बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्लैनुलर ल्यूकोसाइट्स। ओके, ये सभी ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये येलो बोन मैरो क्या है, येलो है इसका कलर। फैटी टिश्यूज इसके अंदर होते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, और जो शाफ्ट होती है लॉन्ग बोन की, उसमें ये प्रेजेंट होती है। देखिए ये शाफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ब्लड सेल्स इन इमरजेंसी के अंदर ये ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करेगा। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तब येलो बोन मैरो रिप्लेस कर देता है रेड बोन मैरो को। ठीक है, इन अनीमिया के केस के अंदर। और ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो मैंने आपको बताया था ब्लड क्या है, फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लस आरबीसी, प्लस डब्ल्यूबीसी और साथ में प्लेटलेट्स। इट इज़ अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। और ब्लड के थ्रू ही सारे के सारे न्यूट्रिशन और जो सब्सटेंसेज है, ऑक्सीजन है, वो सभी के सभी पास ऑन होते हैं बॉडी के अंदर। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या है, एक 5% जो टोटल बॉडी का वेट है वो प्लाज्मा होता है। ये एक वाटर की तरह ही होता है, अल्कलाइन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। 50 से 60% जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो फॉर्म का होता है इसके अंदर प्लाज्मा में। इट फॉर्म्स 50 to 60% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा में क्या होगा, 90 to 92%, 91 से 92% वाटर होगा, सॉलिड होगा 8 से 9%। ठीक है, ऑर्गेनिक 7% और इनऑर्गेनिक 1%। अब ब्लड कॉर्पिकल्स है। ओके, ब्लड कॉर्पिकल्स 2 तरीके के मैंने आपको बताया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कॉर्पस्कल्स 40 से 50% ब्लड के अंदर होंगे और 3 पार्ट्स में होंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के कुछ होते हैं, आरबीसी ये रहे, प्लेटलेट्स ये रहे, व्हाइट ब्लड सेल ये रहे। अब ये देखिए ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा जा रहा है, आरबीसी जा रहा है। अब रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी को यूकोथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी इसका नाम है। ठीक है, ये दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, एरिथ्रोसाइट्स। वैसे डब्ल्यूबीसी का भी होता है, तो ये नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये आरबीसी होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल है उनके अंदर ये आरबीसी प्रेजेंट होता है। दे अकर ओनली इन वर्टिब्रेट्स एंड आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द ब्लड कॉर्पिकल्स। और ब्लड कॉर्पिकल्स के अंदर 99% आरबीसी ही होता है।
और इसी वजह से कलर रेड होता है अपना। ठीक है, द शेप साइज और स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रेट्स जैसे होते हैं, लेकिन सब में जो फंक्शंस है वो सेम होगा। यानी कि अगर एनिमल कोई सा भी है, डॉग है, कैट है, दोनों में सेम ही होंगे, क्योंकि जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन ले जाने का काम करेगा, ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉग के अंदर आरबीसी कैसा होता है। एम्फीबियंस के अंदर आरबीसी सबसे लार्जेस्ट होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर। तो अगर वर्टिब्रेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि कौन से किसके अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, तो आपको ध्यान रखना है एम्फीबियंस के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है और रेप्टाइल्स में सबसे कम होता है आरबीसी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैमल्स देखते हैं, रेप्टाइल्स में नहीं होगा, मैमल्स में होगा एक्चुअली। मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स। ओके, मैमल्स के अंदर होगा, रेप्टाइल्स में नहीं होगा। और दोज ऑफ मस्क डियर आर स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द मैमल्स, और मैमल्स के अंदर मस्क डियर है जिसके अंदर स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, मस्क डियर के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डियर वो चीज़ है, मस्क डियर, जिसमें स्मॉलेस्ट होगा मैमल के अंदर क्या, आरबीसी। आरबीसी अदर वर्टिब्रेट्स के ओवल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन मैमल्स में क्या होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है। साथ में ह्यूमंस के अंदर देखें तो दे आर अबाउट 7.4 mm इन डायमीटर एंड थिकनेस इज 1 to 1.5 mm। तो ह्यूमंस के अंदर इतना डायमीटर और इतने थिकनेस की होगी, पेल येलो कलर का होगा, लेकिन रेड होगा क्योंकि ग्रुप में है। सरफेस एरिया आरबीसी का ऑफ ए पर्सन टोटल्स अबाउट 1500 से 2000 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इटसेल्फ। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें आरबीसी की एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है जो अपनी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया होता है, क्योंकि छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं। ओके, मिलियन बिलियन की फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं आरबीसी का। आरबीसी इज बाउंड बाय द डायनामिक एंजाइम्स कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ह्यूमन के अंदर देखिए 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं होमोग्लोबिन के, जो कि पैक्ड होते हैं इंटरसेलुलर फ्रेमवर्क के अंदर। अभी होमोग्लोबिन क्या है फ्रेंड्स? ओके, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। होमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, सिंपल से ध्यान रखिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ओके, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, जो कि ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है लंग्स से बॉडी के अदर पार्ट तक, और अदर पार्ट से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है लंग्स की तरफ। ठीक है, 4 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ग्लोबुलिन भी कहते हैं, ग्लोबुलिन चेन कहते हैं। तो ये सभी एक साथ कनेक्ट होती है और होमोग्लोबिन का काम करती है। अगर 100 ml नॉर्मल ह्यूमन ब्लड होगा 100 ml, तो उसमें 15 ग्राम होमोग्लोबिन होगा। और अगर आपको होमोग्लोबिन मेजर करना है तो होमोग्लोबिनोमीटर आता है, जिससे आप होमोग्लोबिन मेजर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके फंक्शंस आरबीसी के। अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब फंक्शंस क्या है इसके? ऑक्सीजन ले जाने का काम है, रेस्पिरेटरी सरफेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? होमोग्लोबिन कर रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, ठीक है, क्या करने का? लूज करने का और रिवर्सली विथ ऑक्सीजन का, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और होमोग्लोबिन कैसा होता है? एनिलेट्स होता है, यानी कि जो रिंग वॉर्म की शेप में होता है, डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर अगर आरबीसी नहीं है तो। अगर एब्सेंस है आरबीसी की तो ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाएगा। मॉस्कुलका और सम ऑर्थोपॉड्स, यानी कि जो ये इनवर्टिब्रेट वाले एनिमल है, इनवर्टिब्रेट वाले, ओके, इनके डिफरेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। होमोसाइनिन इनके ब्लड के अंदर, इनके प्लाज्मा में मिलता है। ओके, इसीलिए इनका जो कलर है वो ब्लूइश कलर का होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन द प्लेस ऑफ आयरन। तो इनका प्रेजेंस कॉपर की नहीं होने के बजाय आयरन होता है। ओके, ठीक है, आयरन इन द प्लेस ऑफ आयरन, इनकी जो प्रेजेंस होती है उसमें क्या होता है? द पिगमेंट इज ब्लूइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन प्लेस ऑफ आयरन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आयरन की वजह से, कॉपर, आयरन नहीं होने की वजह से, कॉपर होने की वजह से ब्लूइश कलर होता है, ठीक है, पिगमेंट का। और होमोसाइनिन इनके अंदर, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में होता है। होमोसाइनिन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होमोसाइनिन के इसमें डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है, किनमें? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, ल्यूकोसाइट्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। न्यूक्लियोटाइड होंगे, कलरलेस होंगे और कंप्लीट सेल्स होंगे। साइज में बड़े होते हैं आरबीसी से, लेकिन नंबर में कम होते हैं, ठीक है। शेप इनका कंसिस्टेंस नहीं होता है और इनका जो टोटल नंबर है वो 5 से 10,000 mm³ होता है। 5 से 10,000, अगर 5,000 से कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है। ओके, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस इसको कहते हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, वो 15 आवर्स से 2 दिन के बीच में होता है। कहाँ मिलेंगे डब्ल्यूबीसी? रेड बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन में, थाइमस में। ओके, स्प्लीन में, थाइमस में। थाइमस तो आपको बताइए, थाइमस ग्लैंड चेस्ट के अंदर होता है। चेस्ट जो सेंट्रल पार्ट है चेस्ट का, वो थाइमस पार्ट होता है। ओके, और इसके अलावा जो लैम्फोनोड्स है, लैम्फोनोड्स को क्या है? अवॉइड, एक किडनी शेप्ड ऑर्गन होता है लैम्फोटिक सिस्टम, ठीक है, जो कि एडप्टिव होते हैं ह्यूमन सिस्टम के, ये पूरी बॉडी में अवेलेबल होते हैं।
तो यहाँ पे WBC का फॉर्म होते हैं, ठीक है। और WBC आर डिस्ट्रॉयड आउटसाइड द बॉडी ब्लड वेसल्स एंड द प्रोसेस बाय विच कम आउट इज नोन एज द डायपेडेसिस। तो WBC क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के बाहर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस। तो ये WBC के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसका नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क दैट आर फाउंड इन द मैमेलियन ब्लड। प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क के अंदर होते हैं जो कि मैमेलियन ब्लड के अंदर मिलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके स्पेंडल शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको थर्मोबोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैमेलियन ब्लड के अंदर मिलेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, और शेप कैसा होता है, ओवल टू राउंड होता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं 1 mm³ ब्लड के अंदर, ठीक है। प्लेटलेट अराइजेज एज ए डिटैच्ड टिप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइंट सेल मेगाकार्योसाइट्स ऑफ द रेड बोन मैरो, ठीक है। तो डिटैच टिप में अराइज कहाँ से होते हैं, ये डिटैच टिप होती है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस की, वहाँ से ये डिटैच होते हैं। नॉन न्यूक्लियोटाइड होते हैं और लाइफ स्पैन जो इनका 5 से 9 दिन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड बहुत बार पूछते हैं, 5 से 9 दिन। ओके, और अपना WBC का मैक्सिमम क्या बताया था, 15 आवर टू 2 दिन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था WBC की लाइफ स्पैन 15 आवर से 2 दिन के बीच में होती है। अब कोगुलेशन भी होता है ब्लड का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी होती है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज नोन एज द ब्लड कोगुलेशन। नॉर्मल टाइम जो होता है क्लॉटिंग का वो 3 से 8 मिनट का होता है। ब्लड क्लॉटिंग इज चेक्ड इन ब्लड वेसल बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट। और ब्लड क्लॉटिंग चेक होती है ब्लड वेसल्स में बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट। इंजरी होती है, ओके, तब क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्रोसेस होता है ऑटोमेटिकली, जिसको अपन कहते हैं ब्लड कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपकी एनिमल हिस्टोलॉजी यानी कि एनिमल टिश्यू से रिलेटेड था। आपको सिर्फ ऊपर से इसको याद रखना है, और 1 या 2 बार भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।